नमस्कार, मैं हूं सुयश राजपूत और आप सभी का स्वागत है उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण की एक विशेष श्रृंखला चलाई जा रही है, उसी क्रम में आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस क्रम में आज हम आप सभी के समक्ष लेकर के आए हैं अध्याय 14, जो कि है शिक्षा। तो शिक्षा के ऊपर एक विस्तृत वीडियो लेकर के हम यहां पर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण में शिक्षा के ऊपर कौन कौन से विषय पर चर्चा की गई है। कुछ योजनाएं जो कि शिक्षा की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। वह सारी की सारी चीजों को देखते हुए अंत में हम प्रश्नोत्तरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं कि यह किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यह जो अध्याय 14 है, यह पीएससी प्री की परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देता है। इसके अतिरिक्त व्यापम की परीक्षाओं में भी यहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, कौन कौन सी योजनाएं हैं, इस बारे में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा आपके मुख्य परीक्षा में यह बहुत ज्यादा लाभदायी है। कहां कहां पर? तो मुख्य परीक्षा में निबंध के पेपर में आप यहां से संबंधित आंकड़ों को प्रकट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भूगोल वाले सेक्शन में भी आप यहां के आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर नंबर 7 में जो आप योजना वाला सेक्शन देखते हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ की योजनाएं पूछी जाती है, उस सेक्शन में भी इस पर्टिकुलर अध्याय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक चैप्टर है, जहां से हमें बहुत सारे अंक प्राप्त करने के अवसर बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है और इस चैप्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो सबसे पहला स्लाइड छत्तीसगढ़ में या भारत देश में शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा करता है। तो आइए देखते हैं लिखा क्या है। लिखा है, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मानव संसाधन के अंतर्गत मूलभूत सुविधाएं के विस्तार एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण। तो क्या बोल रहा है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो विकास कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण। इसमें भी पर्टिकुलर किस चीज की बात कर रहा है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास तथा सामाजिक रूप से पिछड़े विकलांग, वृद्ध और बच्चों के स्तर में विकास करने से क्या होगा? समाज की मुख्य धारा में उन्हें सम्मिलित किया जा सकेगा और समाज की मुख्य धारा में यदि वे सम्मिलित होंगे तो उस विकास के सहभागी बनेंगे जिस विकास के सहभागी हम या आप बन रहे हैं। तो मुख्य तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास को सुनिश्चित करना है, जिससे वृद्ध, बच्चों आदि का विकास भी सुनिश्चित हो सके। तो याद रखना है भाई, शिक्षा चैप्टर में सबसे पहला चीज इस प्रकार में चर्चा की गई। इसके बाद अगला स्लाइड किस बारे में बताता है? तो अगला स्लाइड शैक्षणिक प्रशासन के बारे में बताता है। छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा विभाग की प्रशासनिक संरचना है वो किस प्रकार की है, वो अपन देखने वाले हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं? स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था। तो सबसे ऊपर राज्य स्तर पे कौन सी संस्था है? तो लोक शिक्षण संचालनालय। तो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग की सबसे प्रायर संस्था है, सबसे ऊंची संस्था है, जिसके अंदर 5 संभागों में क्या किया गया? 5 संभागीय कार्यालयों की स्थापना की गई है तथा जिला स्तर पर क्या याद रखना है? जिला स्तर पर 29 जिला शिक्षा जिला अधिकारी कार्यालय स्थापित किए गए। अब अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 28 जिले। तो ये 29वां जिला कौन है? तो याद रखना, छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के अलावा शक्ति, जो कि एक शिक्षा जिला है, उसे भी क्या घोषित किया गया? शिक्षा जिला घोषित किया गया। अर्थात 28 राजस्व जिले प्लस 29वां शक्ति को मिलाकर के कुल 29 शिक्षा जिले यहां पर स्थापित किए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि विकासखंड स्तर पर कुल छत्तीसगढ़ में 146 विकासखंड है। तो उस छत्तीसगढ़ के 146 विकासखंडों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जिसमें से आप पाते हैं कि 85 क्या है? तो आदिम जाति विकासखंड है और 61 क्या है? तो सामुदायिक विकासखंड। तो उन सभी जगह पर क्या स्थापित किया गया? विकासखंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में, जहां पे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख दायित्वों पर चर्चा की गई। तो एक एक करके हम किस बारे में चर्चा करेंगे? विभाग के प्रमुख दायित्वों पर। तो सबसे पहले हम स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में चर्चा करें। तो पहले देखते हैं पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था आदिवासी उप योजना को छोड़ करके। तो क्या करना है? प्राथमिक स्तर से लेकर के हमें स्कूल शिक्षा विभाग को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करनी है। पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कौन संभालेगा? तो स्कूल शिक्षा विभाग संभालेगा। किसके माध्यम से संभालेगा? तो पूरी व्यवस्था अभी अपन ने पिछले स्लाइड में देखा, उसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व किसके पास है? तो विभाग के पास। इसके बाद क्या है अगला दायित्व? प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। क्या करना है? प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, प्रारंभिक स्तर पर छत्तीसगढ़ में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व किसके ऊपर है? तो विभाग के ऊपर। अगला क्या है? निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का क्रियान्वयन।
तो उसी के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो याद रखना है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट। अगला पॉइंट है अशासकीय शैक्षणिक संस्थान को अनुदान एवं उन पर नियंत्रण। तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान जो कि शासकीय नहीं है उन पर भी नियंत्रण करना है, नियामकीय प्रणाली अपनाना है, और नियामक की भूमिका निभाने का जिम्मेदारी किसकी है? तो विभाग की जिम्मेदारी। अगला पॉइंट क्या है? तो छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण और सामयिक पुनरीक्षण। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो करिकुलम होता है, जो पाठ्यक्रम होता है, उसको डिजाइन कौन करेगा? तो ये स्कूल शिक्षा विभाग करेगा, और समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन करने का दायित्व भी किसके ऊपर है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर है, यही लिखा गया है इसमें। अगला पॉइंट है शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था। तो शिक्षकों की भर्ती भी करना है, प्रशिक्षण भी देना है, और उनके उन्मुखीकरण की व्यवस्था भी करना है। उन्मुखीकरण मतलब नए नए नवाचार को ला करके वो बच्चों को अलग अलग तरीके से सारी की सारी चीजों को सिखा सके, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? तो स्कूल शिक्षा विभाग की है। अगला पॉइंट क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार। तो हम देखते हैं कि शिक्षकों की ट्रेनिंग के नाम पर बहुत सारी चीजें होती है जिसमें गुणवत्ता का अभाव देखा जाता है, जिसलिए छात्र तक जो शिक्षण व्यवस्था पहुंचती है वो बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पाती। तो यदि शिक्षकों की ही प्रशिक्षण में गुणवत्ता नहीं होगी तो किसमें गुणवत्ता होगी? बच्चों की शिक्षा में तो गुणवत्ता नहीं होगी। तो इसलिए हम देखते हैं कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता की सुधार का दायित्व भी किसके ऊपर है? विभाग के ऊपर। अगला है शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान। तो अभी अपन ने जस्ट बात किया कि नवाचार करना है, अनुसंधान करना है। तो डिजिटल बोर्ड, जैसा अभी आप देख रहे हैं कि हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एक नवाचार ही हुआ। अभी तक हम व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करते आ रहे थे। इस नवाचार के माध्यम से समझाना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि सारी की सारी चीजें मेरे पीछे लिखी हुई हैं। नहीं तो मुझे अभी क्या करना पड़ता? सारी की सारी चीजों को लिखना पड़ता। तो इसलिए नवाचार से क्या होता है? नवाचार से विकास के रास्ते खुलते हैं। कैसे विकास के? तो शैक्षणिक विकास के रास्ते खुलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था। मुद्रण मतलब प्रिंटिंग, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाठ्य पुस्तकों को मुद्रित करवाना है और वितरण करना है। आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में 1ली से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण किया जाता है। तो उसी की बात यहां पर की जा रही। अगला क्या है भाई? तो अगला है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाना। तो आप मध्याह्न भोजन कार्यक्रम देखते हैं, सरस्वती साइकिल योजना देखते हैं, तथा अन्य प्रकार की कई सारी योजनाएं देखते हैं जिसके माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था। तो जब खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो खेलो इंडिया जो कार्यक्रम है उसी टाइप के अन्य कार्यक्रम के चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो विभाग की है। कहां पर? शालाओं में शारीरिक शिक्षा और खेलकूद की व्यवस्था करना, उन्हें करिकुलम में शामिल करना, पाठ्यक्रम में शामिल करना, जिससे क्या हो सके? बच्चे खेलकूद की तरफ आकर्षित हो सके और देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की दिशा में। तो अगला पॉइंट है परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था। तो विभाग क्या करेगा? परीक्षा भी संचालन करवाएगा। परीक्षा संचालन मतलब 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं की जो परीक्षा होती है वो किसके द्वारा संचालित करवाई जाती है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित कराई जाती है। इसके अतिरिक्त सारी शिक्षा भी किसके अधीन होकर के कराई जाती है? तो स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होकर के कराई जाती है। तो इसको अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला है निशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। क्या याद रखना है? निशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो ऐसे छात्र जो दिव्यांग हैं, निशक्त हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए भी कार्यक्रम चलाना, भूमिका निभाने का काम किसका है? तो निशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था देखने का काम भी विभाग का है। अगला पॉइंट है समग्र शिक्षा अभियान का संचालन। किसका संचालन? समग्र शिक्षा अभियान का संचालन। तो एक अभियान है जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो विभाग के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है वयस्क असाक्षर, विशेषकर 15 से 35 वर्ष के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ऐसे व्यक्ति जो असाक्षर है, तो वो अक्षरों को नहीं जानते, उन व्यक्तियों की शिक्षा के लिए भी क्या करना है? अपने को विशेष तरीके से कार्यक्रम चलाना है। कि कौन चलाएगा? तो विभाग चलाएगा। अगला पॉइंट है नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत विकास का, सतत शिक्षा का प्रबंध। तो जो नव साक्षर हैं, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी हाल ही में साक्षर हुए हैं, उनके लिए क्या करना है? उत्तर साक्षरता मतलब आगे चल करके उनकी साक्षरता और विकसित हो, उनका नामांकन बना रहे और वो स्कूल आते रहे, इसकी व्यवस्था करना। और सतत शिक्षा का प्रबंध करना मतलब कंटिन्यूअस उनको शिक्षा मिलते रहे, इस सारी चीजों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? तो विभाग की है। अगला क्या है? सबके लिए शिक्षा व्यवस्था। चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके लिए शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी विभाग की है। अगला है मदरसा शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का आधुनिकीकरण करना। तो मदरसों में भी शिक्षा का आधुनिकीकरण करने की जिम्मेदारी विभाग की है। संस्कृत शिक्षा का विकास, तो संस्कृत और मदरसा दोनों जगह पे शिक्षा का विकास करना है। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को प्रदान करना।
योजना आगे पढ़ेंगे उन सभी का लाभ किसको प्रदान करना है, हितग्राहियों को प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इस विभाग की है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड योजनाओं के बारे में। अपन ने बोला था आगे योजनाएं पढ़ेंगे, तो अगला पूरा का पूरा स्लाइड योजना के बारे में, जिसमें सबसे पहले किस बारे में चर्चा कर रहे हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में। तो मध्याह्न भोजन के बारे में आप सभी जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा कि यह केंद्र प्रवर्तित योजना है, ये आपको पता ही है। शासकीय विद्यालयों, अनुदान एवं स्थानीय निकायों एवं बाल श्रमिक विद्यालयों में क्या किया जाता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। मुख्य तौर पे देखते हैं आप, कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाता है। इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा यह है कि एक तीर से दो निशाने लगे हैं इसमें। पहला, साला त्याग दर में कमी आई है। बच्चे अब उत्साहित होकर के स्कूल आते हैं कि रोज कुछ नया खाने को मिलेगा, कभी सोयाबीन की सब्जी मिलेगी, कभी खीर मिलेगा, तो कभी और कुछ मिलेगा। इस प्रकार से रोज उत्साहित होकर के बच्चे शाला आते हैं और आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं और मध्याह्न भोजन भी करते हैं। मध्याह्न भोजन के माध्यम से उनके पोषण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई, जिससे उनके कुपोषण की जो समस्या थी उसमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है। तो एक तीर से दो निशाने लगाने वाला एक योजना है जिसका नाम है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो याद रखना है, दिसंबर 2020 की स्थिति में 28.66 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं किससे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से। अगला क्या याद रखना है अपने को, बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है। क्या होता है कि घर में जो बच्चियां होती हैं उन बच्चियों के शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाता है, ऐसा भारतीय समाज में अवधारणा बनी हुई है। तो बच्चियों को शिक्षा ग्रहण करवाने के उद्देश्य से क्या किया गया कि इस प्रकार की योजना लाई गई, जिसमें यदि कोई बच्ची 18 साल की होती है तो 18 साल के होने के पश्चात उसे क्या मिलेगा, 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति की पात्रता बनेगी। लेकिन पर्टिकुलर किसे किसे मिलेगा, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे, और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को क्या मिलेगा, 18 वर्ष पूर्ण करने पर 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। और यह उनके सीधे खाते में आएगा, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में आएगा। तो याद रखना है कि एससी, एसटी, बीपीएल और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को क्या मिलेगा, 18 साल पूर्ण करने पर 3,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। अब ये कस्तूरबा गांधी यहां पे आ रहा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये क्या है ये जानते हैं। तो अगले स्लाइड में हमें वही देखना है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय क्या है। तो शाला त्यागी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, किसे, शाला त्यागी बालिकाओं को, तो शाला त्यागी बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रायपुर, दुर्ग, बालोद एवं राजनांदगांव को छोड़कर, ये कैसे जिले हैं भाई, तो ये ऐसे विकास खंड है, जिले ने, ये एक ऐसे विकास खंड है या एक ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षा, जो बालिका शिक्षा की दर है वो बहुत बेहतर है, साक्षरता की दर बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इस जगह पर करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन जिलों को छोड़ करके छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में यह योजना संचालित। छत्तीसगढ़ में 28 जिले हैं, 28 में से 1, 2, 3 और 4 को घटा देंगे तो 24 जिलों में यह योजना संचालित है। तो यह उन विकास खंडों में खोला जाता है जहां महिला साक्षरता दर, देश की महिला साक्षरता दर से कम। तो इन जिलों में महिला साक्षरता दर देश की महिला साक्षरता दर से अधिक है, बाकी बचे 24 जिलों में महिला साक्षरता दर कम है, जिस कारण इस योजना को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को चलाया जाता है। तो यहां पर 100 सीटर आवासीय विद्यालय की व्यवस्था की जाती है। कितने सीटर, 100 सीटर की। तो याद रखना है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तो आप बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इसी विद्यालय की छात्राओं को लाभ मिलता है। बढ़ते हैं आगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, तो आप सभी को पता है कि भाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया जाता है, किसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जो कि अपन पहले चर्चा कर चुके हैं कि 1 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा होगा, 1 से 10वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण। इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण कर छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराकर उन्हें शाला जाने प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं वो पाठ्य पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी सी खराब होती है, खराब होने के कारण वो क्या नहीं ले पाते, पाठ्य पुस्तक खरीद नहीं पाते हैं, जिस कारण वो शाला जाने से हिचकते हैं। तो उस हिचक को दूर करने के लिए और उन्हें शाला की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए, शाला जाने के लिए प्रेरित करने के लिए हमने क्या किया, एक योजना चलाई जिसे हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगली योजना है निःशुल्क गणवेश योजना। निःशुल्क गणवेश योजना के तहत क्या किया जाता है, तो गणवेश वितरण किया जाता है। कैसे, निःशुल्क। किसे वितरित किया जाता है, तो 1 से 8वीं तक के समस्त छात्र छात्राओं को। कहां, शासकीय विद्यालयों। याद रखना है शासकीय विद्यालयों में 2 सेट निःशुल्क गणवेश दिया जाता है समस्त छात्र छात्राओं को, जो कि 1 से 8वीं तक के हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 540 रुपए 52 पैसा प्रति गणवेश खर्च किया जाता है। तो याद रखना, प्रति गणवेश कितना, 540 रुपए 52 पैसा खर्च किया जा रहा है। कौन सी योजना के तहत, निःशुल्क गणवेश योजना के तहत। अगली योजना है
सरस्वती साइकिल योजना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। याद रखना है, कक्षा 9वीं की छात्राओं को जो कि शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालय में पढ़ते हैं, जो कि SC ST और BPL अर्थात गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या दिया जाता है, शाला आने के लिए एक साइकिल वितरित की जाती है, साइकिल प्रदान की जाती है, जिससे वो शाला आ सके और शाला ब्याज दर में कमी आए और बच्चों का रुख किसकी तरफ बढ़े। मेनली हम ये देखते हैं कि 8वीं के पश्चात बालिका शाला त्याग देती है, तो 8वीं के पश्चात बालिकाओं के शाला त्याग को रोकने के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसकी स्थापना सन 1965 में हुई। इस छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के तहत वर्तमान में 2021-22 के सीजन में 2021-22 में कितने शैक्षणिक संस्थान है ये देखते हैं अपन। तो प्राथमिक कितने हैं? तो 32,766, माध्यमिक कितने हैं? तो 16,453, हाई स्कूल कितने हैं? तो 2,732, हायर सेकेंडरी कितने हैं? तो 4,543, कुल 56,494 यहां पर शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें छात्रों की संख्या कितनी है? तो 28.45 लाख, छात्राओं की संख्या कितनी है? तो 28.31 लाख, और योग मिलाकर के देखें तो 56.77 लाख, अर्थात लगभग बराबर की स्थिति है किसकी? छात्र छात्राओं की। तो याद रखना इस चीज को अपने को। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। हालांकि ये स्लाइड उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सारी चीजों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक समझ विकसित करने के लिए यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं और उस आंकड़े को देख करके हमें यह समझना है कि छात्र छात्राओं की संख्या लगभग बराबर है। 56 लाख के आसपास छात्र छात्राएं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश करके शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, और इतने सारे 56,494 लगभग क्या है? शैक्षणिक संस्थान। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड समग्र शिक्षा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? समग्र शिक्षा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बारे में। यह एक केंद्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य की भागीदारी है। कितने परसेंट? 40% केंद्र की भागीदारी और 60% केंद्र की भागीदारी और 40% राज्य की भागीदारी। इसके तहत किया क्या जाता है? तो 3 किलोमीटर पर पूर्व माध्यमिक शाला, 5 किलोमीटर पर माध्यमिक शाला और 7 किलोमीटर के रेडियस में उच्चतर माध्यमिक शाला खोलने का प्रावधान। तो इस योजना के तहत मुख्यतः हम इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना विकसित कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं या अधोसंरचना विकसित कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला स्लाइड तकनीकी शिक्षा से संबंधित है। हमने स्कूल शिक्षा देख लिया, माध्यमिक शिक्षा मंडल देखा, अब बात कर रहे हैं हम तकनीकी शिक्षा के बारे में। तकनीकी शिक्षा के अंदर कौन कौन आता है? तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, MCA संस्था आते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं, आर्किटेक्चर संस्था आते हैं और फार्मेसी कॉलेज आते हैं। इन सभी कॉलेजों में क्या दी जाती है? तकनीकी शिक्षा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज, MCA संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आर्किटेक्चर संस्थान और फार्मेसी कॉलेज, इन सभी कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा प्रदान की जा रही है। अगले स्लाइड में हम इसके बारे में और विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। तो इस स्लाइड में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में दिया गया है। तो अपने को पता है भाई, छत्तीसगढ़ में 3 शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिसे आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज GEC के नाम से जानते हैं। ये GEC कहां कहां पे है? तो जगदलपुर में है, रायपुर में है और कहां पे है? तो बिलासपुर में है। तो इन 3 स्थानों पर क्या है? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसके अलावा 2 स्वशासी स्ववित्तीय संस्थाएं, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग CSVTU भिलाई एक है, इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर एक है। निजी कॉलेजेस की संख्या कितनी है? तो 25 है, और इस प्रकार 11,291 कुल सीटों की संख्या है, जिसमें छात्र क्या कर सकते हैं? इंजीनियरिंग सीटों में प्रवेश ले सकते हैं, 11,291। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमें पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में बताता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज कितने हैं? तो 32 शासकीय, 14 निजी। तो याद रखना है क्या? 32 शासकीय और 14 निजी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इसके अतिरिक्त एक विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग CSVTU है, जिसमें भी पॉलिटेक्निक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, और कुल 8,236 सीटें यहां पर उपलब्ध है। बढ़ते हैं आगे कि इन संस्थाओं को मान्यता कहां से मिलता है। तो मान्यता की बात की जाए तो इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को CSVTU से संबद्ध है और AICTE से मान्यता मिलता है। AICTE न्यू दिल्ली, ठीक, और CSVTU भिलाई। तो CSVTU भिलाई से लोग संबद्ध है और AICTE से मान्यता प्राप्त है। जबकि फार्मेसी कॉलेजेस को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से और आर्किटेक्चर कॉलेजेस को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बताया गया। किस बारे में बताया गया? छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में। तो हम यहां पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में यदि कोई छात्र शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहा है तो उसे 1,000 प्रति माह मिलेगा, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहा है तो 600 रुपए प्रति माह मिल रहा है, और छत्तीसगढ़ से बाहर अध्ययन छात्रों को BPL छात्रवृत्ति कितना मिलेगा? 2,000 प्रति माह मिलता है।
तो यहाँ पे यह बीपीएल छात्रवृत्ति है। क्या है? बीपीएल छात्रवृत्ति। तो कौन सी छात्रवृत्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की छात्रवृत्ति के बारे में, जहां पे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले को 1000 रुपए प्रति माह, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले को 600 रुपए प्रति माह, और छत्तीसगढ़ से बाहर अध्ययन करने वाले छात्रों को, बीपीएल छात्रों को कितना? 2000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके बाद बीपीएल छात्रवृत्ति सामान्य वर्ग की बात कर रहे हैं, जहां पे 2007-8 से यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के छात्रों को 1000 रुपए प्रति माह और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के छात्रों को 500 रुपए प्रति माह का क्या दिया जाता है? छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो याद रखना वो क्या था? बीपीएल सामान्य वर्ग, वो बीपीएल में विशेष वर्ग के लिए था। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना। तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ एक गरीब राज्य है। कैसा राज्य है? गरीब राज्य, जहां के लोग अमीर है ऐसा कहा जाता है, लेकिन राज्य तो गरीब है। तो राज्य गरीब है तो यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं गरीब है। जो सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं, जो निचले तबके से बिलोंग करते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस नहीं पटा सकते, और नहीं पटा सकते इसलिए वो क्या करते हैं? उनके द्वारा लोन लिया जाता है, और लोन लेने के बाद जैसे ही कॉलेज खत्म हो जाता है तो लोन के पश्चात क्या चालू हो जाता है? ब्याज लगना चालू हो जाता है। तो राज्य सरकार के द्वारा एक योजना लाई गई कि जब तक 1 साल के भीतर नौकरी नहीं लग जाता तब तक ब्याज की दर कौन पटाएगा? तो राज्य सरकार पटाएगा। तो उसी बारे में यहाँ पे लिखा होगा। क्या लिखा है? तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए 2012-13 से क्या किया गया है? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण अनुदान योजना शुरुआत की गई। बढ़ते हैं आगे। अगला स्लाइड है सीपेट के बारे में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उसका एक और नाम दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसको अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य विभिन्न शैक्षणिक, तकनीकी एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण तथा सहायक उद्योगों हेतु तकनीकी कौशल प्राप्त श्रम शक्ति का निर्माण करना, मतलब लोगों का स्किल डेवलप करना है, और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इन सारे उद्योगों की जो मैन पावर की कमी है, जो कार्यबल की कमी है, उस कमी को पूरा करना किसका उद्देश्य है? सीपेट का उद्देश्य। अगला उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक उद्योगों के क्षेत्र में युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देना, अर्थात नवाचार करवाना है, स्वरोजगार विकसित करवाना है, ये भी इसका उद्देश्य है। गुणवत्ता नियंत्रण, तो गुणवत्ताओं का भी नियंत्रण करना है कि जो प्लास्टिक बन रहा है वो बहुत बेहतर तरीके से बने। अगला क्या है? तकनीकी परामर्श सहित मोल्ड्स, डाई, प्लास्टिक उत्पादों के डिजाइन तथा प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शोध एवं विकास को गति देना। तो शोध एवं विकास को गति देना है। किसको गति देना है? शोध एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जिसके माध्यम से नई नई खोज की जा सके, और खोज करके हम क्या कर सके? बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे चीजों को कर सके। इसका लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य है, सीपेट रायपुर का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बेरोजगार युवाओं को, किसको? राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु दीर्घकालिक एवं लघुकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाना। तो मुख्य लक्ष्य यहां पर ये। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला स्लाइड आईटीआई के बारे में बताता है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2020-21 नहीं, 2021-22 में, कब? 2021-22 में कुल कितने आईटीआई हैं? तो 186। कितने की वृद्धि हुई है? 2। 2020-21 में कितने थे? 184 थे। और 2021-22 में कितने हैं? तो 186। कुल कितनी सीटें हैं? तो 34,996। और निजी कितने आईटीआई हैं? तो 109। यहां पे आपको क्या याद रखना है? तो 186 याद रखना है, 184 याद रखना है, और निजी 109 याद रखना है। इसके अलावा और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास अधिकार अधिनियम 2013 की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं के अंदर बहुत सारे कौशल है, लेकिन उसका विकास करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अर्थात उस स्किल को डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो पर्टिकुलर किसी गांव में निवास करने वाला व्यक्ति जो है, तो उस गांव की आवश्यकता और अपनी अभिरुचि के अनुसार क्या कर सकता है? स्किल डेवलप कर सकता है, और स्किल डेवलप करके उस कौशल का विकास करके, उस कौशल का उन्नयन करके क्या कर सकता है? स्वरोजगार प्राप्त कर सकता है, जिससे उसकी आजीविका चल सके। तो याद रखना है, इसके लिए क्या किया गया? छत्तीसगढ़ शासन ने सबसे पहले देश का प्रथम राज्य बना जिसने अपने रुचि के अनुसार युवाओं को कौशल सीखने के लिए एक क्या बनाया? अधिनियम बनाया। कब बनाया? 2013 में। इस अधिनियम के तहत 14 से 45 आयु वर्ग के युवा अपनी रुचि के अनुसार कौशल सीख सकते हैं। तो राज्य में परियोजना लाइवलीहुड कॉलेजेस चल रहे हैं, जिसके माध्यम से अपन क्या सीख सकते हैं? तो अपने कौशल का विकास कर सकते हैं, और कौशल का विकास करके स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कैसा दिया जाएगा? तो गांव की जरूरत और रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त कर सकते हैं, तो जिस बारे में अपन ने पहले ही चर्चा की। तो यहाँ पे 36 सेक्टर में 706 कोर्स उपलब्ध है। बहुत ज्यादा कोर्स है, 706 कोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार यह अधिनियम देश में एक विशिष्ट उदाहरण पेश कर रहा है, जिससे राज्य के युवा जो कि 14 से 45 आयु वर्ग के लोग हैं, उन्हें कौशल विकास का एक अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसके माध्यम से वह स्वरोजगार करके अपने देश व राज्य का विकास सुनिश्चित कर सकें। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में।
अगला स्लाइड मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताता है। किस बारे में बताता है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम देखते हैं कि यह एक कन्वर्जेंस योजना है। विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ कोर्स, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाण पत्र इत्यादि प्रदान किया जा रहा है। क्या प्रदान किया जा रहा है? इसके तहत सारी की सारी सुविधाएं जो कि कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी की सारी सुविधाएं एक ही मंच पर प्रदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। अगला स्लाइड उच्च शिक्षा विभाग के बारे में बताता है। अभी हमने तकनीकी शिक्षा वाला चैप्टर खत्म किया, अब बात करते हैं उच्च शिक्षा वाले चैप्टर में। तो उच्च शिक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य की विकास यात्रा में उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका अत्यंत उल्लेखनीय रही है। राज्य गठन के बाद जिस तेजी से उद्योगों की संख्या बढ़ी है, यदि मानव संसाधन में सुधार पर ध्यान न दिया जाए तो निश्चित ही इसका लाभ क्या होगा? अंचल के लोगों को नहीं मिल सकेगा। तो मानव संसाधन बढ़े हैं, लेकिन उस मानव संसाधन का समुचित दोहन करने का जिम्मेदारी किसका है? तो राज्य का है। तो यदि उसका समुचित दोहन नहीं कर पाएगा, अर्थात मुझसे अगर पढ़ाता हूं तो मुझसे पढ़वा नहीं पाएगा, तो यह मेरे टैलेंट का वेस्ट है, मेरे कौशल की हानि है, जिससे राज्य लाभ नहीं ले पा रहा है। तो यदि राज्य को लाभ लेना है, राज्य को विकास करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? मेरे कौशल का लाभ लेना पड़ेगा, जिससे क्या कर सकेगा? वो राज्य को विकसित बनाने में योगदान मेरा भी ले सकेगा और राज्य की भूमिका भी वहां पर बनी रहेगी। तो याद रखना है, निश्चित तौर पर इसका लाभ लोगों को नहीं मिल सकेगा। यह तभी संभव होता है जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिणामात्मक तथा गुणात्मक विस्तार एवं सुधार किया जाता है। कैसा? परिणामात्मक और गुणात्मक विस्तार किया जाता है। अपने गठन के समय से ही छत्तीसगढ़ राज्य उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में क्या कर रहा है? सतत प्रयत्नशील है। और उच्च शिक्षा विभाग राज्य के प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा प्रदान करना, याद रखना है क्या करना है? प्रत्येक युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है तथा राज्य की उच्च शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करने में विभाग अग्रसर है। तो विभाग की योजनाओं के बारे में हमने जाना कि विभाग क्या सोचता है छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में और उसकी सोच क्या है, विजन क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि गठन के समय और वर्तमान में थोड़ा सा कंपैरेटिव चर्चा करेंगे, थोड़ा सा तुलनात्मक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राज्य के गठन के समय में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, केंद्रीय अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय थे, तो और अभी कितने हैं। तो याद रखना है, छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की संख्या राज्य गठन के समय कितनी थी? तो राज्य गठन के समय में 3 विश्वविद्यालय थे, अभी कितने हैं? 9 हो गए। 9वां कौन सा? शहीद महेंद्र कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। शासकीय महाविद्यालय कितने थे? 116 थे, बढ़ करके 277 हो गए। शासकीय के बाद अशासकीय महाविद्यालयों की बात की जाए तो 74 से बढ़ करके 256 हो गए। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने थे? तो 0 थे, अब हो गए हैं 1, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। अनुदान प्राप्त अशासकीय कितने थे? 0, अभी कितने हो गए हैं? 12। तो इस प्रकार हमने तुलनात्मक अध्ययन किया कि राज्य के गठन के समय 3 से बढ़कर के 9 विश्वविद्यालय हो गए, 116 से बढ़कर के 277 महाविद्यालय हो गए शासकीय, अशासकीय 74 से बढ़ के 256, केंद्रीय 0 से बढ़कर 1 और अनुदान प्राप्त अशासकीय 12 हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला, निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग। तो निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं। निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग एक ऐसा आयोग है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सभी निजी संस्थाओं में क्या किया जाता है? नियामकी प्रणाली के तहत नियंत्रण रखा जाता है। तो याद रखना, सभी निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रण रखने वाली संस्था कौन सी है? तो निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग। अगर मैं सकल नामांकन अनुपात की बात करूं तो राज्य गठन के समय 3.5 था और 2020-21 में कितना है? 18.6। तो यहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। किसमें? सकल नामांकन अनुपात। नामांकन अनुपात क्या होता है? तो नामांकन अनुपात ऐसा अनुपात जिसमें हम नामांकन के बारे में जान सकते हैं कि कितने लोगों ने नामांकन किया। तो सकल नामांकन अनुपात को इस बार अपने को याद रखना है 18.6। अगली योजना है बीपीएल बुक बैंक योजना। कब से चल रही है? तो 2005 से चल रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मुफ्त स्टेशनरी एवं पुस्तकें प्रदान किए जाने की बात की गई, जिसमें स्नातक में स्टेशनरी प्राप्ति हेतु 50 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति स्टेशनरी सामान के लिए दिया जाता है। इसका मतलब मुझे स्टेशनरी सामान खरीदना है तो मुझे 50 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। यदि पुस्तक की बात करूं तो पुस्तक 2 व्यक्तियों के लिए अलॉट होता है और यह पुस्तक की कॉस्ट कितनी होती है? 600 रुपए। तो 600 रुपए आपको पुस्तक के लिए दिया जाता है, लेकिन 2 व्यक्तियों में उसको बांटना पड़ता है। जबकि आप बात करेंगे स्नातकोत्तर की तो 50 रुपए स्टेशनरी के लिए यहां पे भी है प्रति व्यक्ति, लेकिन पुस्तक के लिए 800 रुपए मिलता है 2 व्यक्तियों पर। तो याद रखना है बीपीएल बुक बैंक योजना। इसके बाद बढ़ते हैं बीपीएल छात्रवृत्ति योजना। क्या याद रखेंगे? बीपीएल छात्रवृत्ति योजना सभी वर्ग के छात्रों को मिलता है। कौन से? सभी वर्ग के छात्र। वर्ग कौन से? मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग
ओबीसी वर्ग, सभी वर्ग के छात्रों को, बीपीएल जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें क्या मिलेगा, स्नातक स्तर पे 300 रुपए 10 महीने तक अर्थात 3000 रुपए की छात्रवृत्ति, और स्नातकोत्तर स्तर में 500 रुपए 10 महीने तक मतलब 5000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी प्रति वर्ष। इसके बाद बात करते हैं अगली योजना, जो कि है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। यह राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है अभी कोरोना काल में, जिसके तहत हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना बीमारी से संक्रमित होकर के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका परिवार सूना रह गया और उनके जो बच्चे थे उनकी जिम्मेदारी अब कौन उठाएगा, ये वाली स्थिति बन गई। तो उस स्थिति में राज्य ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की। इस महतारी दुलार योजना के तहत जिनके भी कोई पेरेंट्स अर्थात या माता या पिता या कोई कमाने वाला व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें स्वामी आत्मानंद विद्यालय में प्राथमिकता दी जाएगी तथा उनकी सारी की सारी फीस को वहन कौन करेगा, राज्य सरकार वहन करेगी। कुछ स्थितियों में निजी स्कूलों में भी नामांकन करवाने की, दाखिला करवाने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा महतारी दुलार योजना के तहत की जा रही है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है। आइए देखते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है प्रदेश में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत कोरोना महामारी के कारण हो गया, जिस पर अपन ने चर्चा की, उन सभी बालक बालिकाओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, ताकि सभी छात्र, सभी पात्र बच्चों को आर्थिक सहायता लेकर खुद को सुरक्षित रखकर अपनी पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके। तो उनके भविष्य की सुरक्षा करना है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है, कक्षा पहली से 8वीं तक पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं के लिए 1000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो पहली चीज तो ये छात्रवृत्ति 500 रुपए पहली से 8वीं और 1000 रुपए 9वीं से 12वीं। इसके बाद यदि वे बच्चे राज्य में शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश करने के लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दिया जाएगा। इस बारे में भी अपन ने चर्चा की। इसके बाद क्या लिखा गया, जिन बच्चों के परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है, ऐसे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से पेपर नंबर 7 में प्रश्न उठने की संभावना है तथा निबंध में आप यहां से प्रश्न लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण योजना महतारी दुलार योजना। तो इस प्रकार हमने देखा शिक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे आंकड़े। अब बारी है प्रश्नोत्तरी की। तो आइए देखते हैं, कुल 10 या 12 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ही किस बारे में है, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की शुरुआत कब की गई। तो अभी जस्ट पिछले स्लाइड में अपन ने जाना कि कोरोना काल में मतलब 2021 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कुल कितने शिक्षा जिले हैं। तो प्रशासनिक वाले स्लाइड में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले प्लस शक्ति को मिलाकर के 29 शिक्षा जिले हैं। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न जो है वो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बारे में है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना कब की गई। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना 1965 में की गई है। कब की गई है, 1965 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है सरस्वती साइकिल योजना के बारे में विचार करें और क्या सही नहीं। विचार करते हुए बताएं कि क्या सही नहीं। तो पहला तथ्य दिया गया है कि इस योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राएं लाभान्वित होती हैं। बिल्कुल होती हैं, तो ये सही है। समस्त विद्यालयों में यह योजना लागू है। अगला SC ST व BPL छात्राओं को साइकिल वितरित किया जाता है, तो ये भी सही है। अब मुद्दा फंसता है कहां पर, समस्त विद्यालयों में। तो समस्त विद्यालयों में ये नहीं, शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में बस ये योजना लागू है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, क्योंकि क्या पूछा था, क्या सही नहीं है, उपरोक्त सभी सत्य नहीं। ठीक, निःशुल्क गणवेश योजना के तहत किसे गणवेश वितरित किया जाता है। तो पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को, हाँ या ना, पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को, कि पहली से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को, या 5वीं से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को। तो हमें पता है कि पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को क्या दिया जाता है, निःशुल्क गणवेश दिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना के तहत किसे पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा रहा है। तो हमें पता है कि पहली से 10वीं तक के समस्त छात्र छात्राओं को क्या वितरित किया जा रहा है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित किया जा रहा था। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है बालिका प्रोत्साहन योजना, क्या याद रखेंगे, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 3000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसको अपने को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना के बारे में क्या सही नहीं है। तो क्या गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है, तो की जाती है। पहली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को भोजन का वितरण किया जाता है, हाँ किया जाता है। शाला त्याग दर व कुपोषण में कमी आई है, तो हाँ आई है। तो क्या उपरोक्त सभी सत्य हैं, तो बिल्कुल उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो याद रखना है क्या सही नहीं है पूछा है, तो सभी सत्य हैं, सही गलत वाला तो कोई दिया ही नहीं। अगला प्रश्न है सीपेट कहां स्थित है। तो हमें पता है भाई सीपेट कहां स्थित है। तो सीपेट आपके
रायपुर जिले में स्थित है, तो याद रखना सीपेट रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीपीएल छात्रवृत्ति योजना के तहत पॉलिटेक्निक के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति प्राप्त होती है? तो 500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्राप्त होती है बीपीएल छात्रवृत्ति योजना के तहत। अगला है, छत्तीसगढ़ में कितने निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं? तो 25 निजी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये अपने को अभी पता चला पिछले स्लाइड से। बढ़ते हैं आगे। विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थित है? तो विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में नहीं है, भिलाई में नहीं है, बिलासपुर में भी नहीं है, तो कहां स्थित है? अंबिकापुर में स्थित। अगला, वर्ष 2021-22 क्या याद रखेंगे? 2021-22 में छत्तीसगढ़ में आईटीआई की संख्या कितनी है? तो 186, क्योंकि पिछले वर्ष 184 थी जिसमें +2 जुड़ गए, तो कितना हो गया? 186। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 2014 में नहीं लागू हुआ है, 15 में नहीं लागू हुआ है, 16 में नहीं लागू हुआ है, तो 2013 में यह लागू हुआ है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की दिशा में। छत्तीसगढ़ में कितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं? तो ये भी अपन ने हाल ही में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में 8 राजकीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय और ऐड हो गया, और वो कितना हो गया? 9 विश्वविद्यालय यहां पर हो गए। तो यहां पर मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बड़ी ही धैर्य के साथ मेरे वीडियो को देखा और अंत तक आप पहुंचे हैं, और सारी के सारी चीजों को आपने बेहतर तरीके से समझा है। कौन कौन सी योजनाएं शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, महतारी दुलार योजना किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आगे परीक्षा में आ सकती है, इस बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।